देखिए, प्रश्नावली 1 बी के अंदर जो सबसे जरूरी बातें हैं उनको पढ़ लिया जाए। सबसे पहले आपको जो जरूरी है, नोट डाल के लिखिएगा। नोट नंबर 1 कि अभाज्य या रूढ़ संख्या क्या है। परिभाषा लिखिए। क्या होता है कि वह धनात्मक पूर्णांक जो केवल एक या स्वयं से विभाज्य हो उसे अभाज्य या रूढ़ संख्या कहते हैं। ठीक है, सिर्फ एक से या स्वयं से विभाज्य होना चाहिए। बात समझ में आ गया। एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल होगा दो। दो में सिर्फ दो से भाग लगेगा या एक से लगेगा, यानी एक या स्वयं हो गया। 3, 5, 7, 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 में 9 से भी लगेगा, एक से भी लगेगा और 3 से लग जाएगा, किसी अन्य से लग जाएगा, इसलिए 9 नहीं होगा अभाज्य संख्या। 11 डॉट डॉट डॉट। ठीक है। दूसरा, जब आपने अभाज्य पढ़ा तो भाज्य भी पढ़िए। भाज्य या इसी को यौगिक संख्या भी कहा जाता है। ठीक है, इसका क्या है कि वह धनात्मक पूर्णांक। अच्छा, धनात्मक पूर्णांक मतलब क्या? यानी कि इसमें जो संख्या आएंगी भाज्य में भी और अभाज्य में भी पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में, माइनस वाला नहीं। उसके बाद पूर्णांक होना चाहिए, यानी दशमलव में नहीं होना चाहिए। बात समझ गए? वह धनात्मक पूर्णांक जो एक या स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभाज्य हो उसे भाज्य या यौगिक संख्या कहते हैं। दूसरा क्या है परिभाषा? कि जो अभाज्य नहीं है वो भाज्य है ना। या वह संख्या जो अभाज्य नहीं है उसे भाज्य संख्या कहते हैं। बात समझे? ठीक। अभाज्य को आप लिख सकते हैं रूढ़ भी, अभाज्य या रूढ़। और भाज्य को आप लिख सकते हैं यौगिक भी। ठीक है, एग्जाम्पल लिखिए, जैसे 4, 6, 9 इत्यादि इत्यादि। एक बात आप गौर कीजिएगा कि हमने यहां अभाज्य संख्या लिया तो उसमें 2 से लिया, और भाज्य लिया तो 4 से लिया। यानी भाज्य और अभाज्य जब लिखेंगे दोनों को मिला के तो 2 से संख्या आगे के तरफ मिलेगा अनंत। लेकिन 0 और 1 के बारे में हमने कोई डिसीजन नहीं दिया। क्यों? देखिए, 3 नंबर, 0 या 1 न तो भाज्य संख्या है न ही अभाज्य संख्या। कारण कारण यह है
क्योंकि भाज्य या अभाज्य होने के लिए गुणनखंडों की संख्या सीमित होने चाहिए, परंतु यहां 0 या 1 के गुणनखंडों की संख्या असीमित या अनंत है। अब इसको थोड़ा सा बढ़िया से देखना पड़ेगा कि गुणनखंडों की संख्या और असीमित और सीमित ये हम क्या कह रहे हैं। देखिए, 0 के गुणनखंड, देखिए सर, 0 का गुणनखंड निकालिएगा तो होगा 0 गुना 0 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक, है ना। यानी ये 0 के गुणनखंड कै गो है, असीमित है, अनंत है। उसके बाद 1 के गुणनखंड निकालिएगा तो होगा 1 बराबर 1 गुना 1 इसको भी निकालते जाइए, आते जाएगा। यानी इसका भी गुणनखंड असीमित है, अनंत है। हमने ये कहा कि ये सब के सब क्या है, असीमित है या अनंत है। ठीक। अब जिसका हम कह रहे हैं कि भाज्य या अभाज्य होने के लिए गुणनखंडों की संख्या सीमित होना चाहिए, तो हम ये तो जाने कि कैसे सीमित होता है, कैसा सीमित है। देखिए, अब जब हम चलेंगे भाज्य के लिए और यहां समझिए अभाज्य के लिए, देखिए भाज्य संख्या यहां ले लीजिए, 4 ले लीजिए, 20 ले लीजिए। अभाज्य संख्या यहां ले लीजिए, 3 और 7। भाज्य संख्या का गुणनखंड निकालिएगा, 2 गुना 2। इसका गुणनखंड 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 5 20। इसका गुणनखंड कितना होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 गुना 3 होगा। इसका ज्यादा से ज्यादा 1 गुना 7 होगा। इसमें भी आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 लगा सकते हैं, इसमें भी ज्यादा से ज्यादा यहाँ 1 लगा सकते हैं। यानी यहाँ आपका जो गुणनखंड आया इसको गिन सकते हैं, 1 2 3। यहाँ पर 1 2 3 4, अगर आप 1 को इंक्लूड करेंगे तब यहाँ पर 1 और 2, यहाँ पर 1 और 2। यानी कुल मिला के बात ये हुआ कि ये जो टोटल है भाज्य में और अभाज्य में गुणनखंडों की संख्या, ये सीमित है ना। और ये क्या है, असीमित है, ये आते जाएगा आते जाएगा, तो ये फिक्स नहीं है। और इन्हीं कारण से ये 0 और 1 क्या होता है, न तो भाज्य होता है ना ही अभाज्य होता है। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है बच्चों को कि समझ में नहीं आता है कि 0 और 1 भाज्य है या नहीं है, अभाज्य है या नहीं है। अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों है। तो ये आपका, हमने ये प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व कर दिया। और हमेशा के लिए निश्चिंत हो जाइए, याद रख लीजिए कि 0 और 1 कभी भी भाज्य या अभाज्य नहीं होगा। ठीक है। 4 नंबर पर आएगा सह अभाज्य संख्याएं। लिखेंगे सह अभाज्य संख्याएं, इसी को को प्राइम नंबर्स कहा जाता है ना। 2 पूर्णांक ए तथा बी
एक दूसरे के सह अभाज्य होंगे यदि ए तथा बी का मौस महत्तम समापवर्तक एक हो। यानी दो संख्याओं का मौसा अगर एक होगा ना तो वो दोनों संख्याएं एक दूसरे के सहअभाज्य कहलाएंगे। एग्जाम्पल लीजिए, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया 16 तथा 9 का। अब मौसा निकाल के देखिए, 9 एकम 9, घटेगा तो 7, यहां 9 आएगा, 7 एकम 7, घटेगा तो 2, यहां 7 आएगा, 2 तिहाई 6, घटेगा तो 1 आएगा, पलटेगा यहां 2 होगा, 1 दूना 2, घटेगा तो 0। यानी जहां जिस स्टेप में शेषफल 0 होगा उसका भाजक जो होगा वो मौसा होगा। यानी मौसा बराबर क्या आ गया? 1 आ गया। किनका 1 आया है मौसा? 16 तथा 9 का। यानी लिखेंगे अतः 16 तथा 9 एक दूसरे के सह अभाज्य हैं। ठीक, इसके बाद आपको 5 नंबर में पढ़ना है अंक गणित के मूलभूत प्रमेय। क्या होता है ये? होता है यौगिक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना है ना। यौगिक संख्याओं को अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिखना अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहलाता है। अंकगणित का मूलभूत प्रमेय कहलाता है। एग्जाम्पल देखिए जी, एक ले लीजिए 4, एक 24 लीजिए। अब यौगिक संख्या को अभाज्य के रूप में कैसे लिखिएगा भाई? जब अभाज्य गुणनखंड निकालिएगा, निकालिए, सिर्फ अभाज्य संख्याओं से भाग दीजिए। तो 2 से 2 दूनी 4, बस खत्म। क्योंकि इसके बाद कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आएगा। उसके बाद यहां पर 2 से 12 दूनी 24, फिर 2 से 2 छक 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6। ठीक, अब इनको हम लिख पाएंगे 4 बराबर 2 गुना 2, और इनको लिखेंगे 24 बराबर 2 गुना 2 गुना 2 और गुना में 3। यहाँ पे क्या हुआ कि ये जो है वो भाज्य संख्या है, यानी यौगिक संख्या है, और इसको हमने लिख दिया अभाज्य के रूप में। ये 2 क्या है? अभाज्य है। यानी भाज्य को अभाज्य के रूप में लिखा, यहां भी भाज्य को अभाज्य के रूप में लिखा। तो यही तो अंकगणित का मूलभूत प्रमेय है कि अभाज्य संख्याओं के रूप में लिख दीजिए। किनको? यौगिक या भाज्य संख्या को। ठीक, अब इस प्रश्नावली में सिर्फ एक फॉर्मूला का यूज होगा, लिख लीजिए उसको। कौन सा फॉर्मूला? मौसा गुना लसा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। ठीक है जी।
एक शर्त भी है इसके साथ। शर्त यह है कि यह सिर्फ दो संख्याओं पर ही लागू होता है। यानी दो संख्याओं का मौसा, दो संख्याओं का लसा ही दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होगा। सिर्फ दो में ही वैलिड है। अगर आप तीन संख्याओं का मौसा निकालिएगा और तीन संख्याओं का लसा निकालिएगा और तीन को गुना कीजिएगा तो उसके लिए ये वैलिड नहीं है। ठीक। अब एक्सरसाइज है। पहला क्वेश्चन है, धन पूर्णांक p अभाज्य होगा। कोई संख्या अभाज्य कब होता है? जब उसमें या तो एक से भाग लगे या स्वयं से लगे। तो यहां स्वयं कौन है? p है, तो यहां भरा जाएगा एक या p। दूसरा, संख्या को अभाज्यों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। कैसी संख्या को? यौगिक संख्या को, या इसी को बोलते हैं भाज्य संख्या। तो इनको हम लिख सकते हैं अभाज्यों के गुणनफल के रूप में। तीसरा क्वेश्चन है कि दो पूर्णांक सह अभाज्य होंगे। सह अभाज्य होने का शर्त ही यही है कि मौसा कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। चौथा, मौसा 48 30 बराबर मौसा 30 और कितना? जो अंक छूटा है उस अंक को भर लिया जाएगा। तो इधर 48 नहीं है तो भर लेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, मौसा ए बी गुना लसा ए बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ए बी का मौसा गुना में ए बी का लसा किसके बराबर होगा? संख्याओं के गुणनफल के। तो संख्या यहां कौन है? ए बी। तो संख्याओं का गुणनफल यानी ए और गुना बी, यानी पहले ए भरा जाएगा और उसके बाद बी भरा जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 के 1 पर आइए। जैसा है वैसा देख के बना दीजिए। यहां पर ए है, यहां 2, यहां पर बी है, यहां 2, यहां सी, यहां 2, यहां 17। एबीसी के मान ज्ञात करने हैं। तो 17 दूनी 34, 34 दूनी 68, और 68 में 2 से गुना होगा 136 आएगा। अब इसी क्वेश्चन में कह रहा है कि क्या सबसे ऊपर की संख्या अन्य संख्याओं को बिना ज्ञात किए मालूम की जा सकती है? यानी सबसे ऊपर वाला ये, क्या इसको हम निकाल सकते हैं? अगर इसको नहीं निकाले तो निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य गुणनखंड है और जब इनको आपस में गुना करेंगे ना तो ये आ जाएगा। 17 दूना 34, 34 दूनी 68, और 68 में 2 से गुना होगा तो 136। तो इसका रीजन लिखिए। यहां जो आंसर ये पूछ रहे हैं उनके आंसर दीजिए, जवाब दीजिए। लिख सकते हैं हां क्योंकि यह संख्या अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल है और अभाज्य गुणनखंड मालूम है ना? मालूम है ना? और इनका एबीसी का मान जो निकाले हैं वो भी लिख लीजिए। क्या निकला था? ए बराबर 136, बी बराबर 68 और सी बराबर 34। आगे बढ़िए, 2 के 2 नंबर पर आइए। जैसा बना है वैसा देख के बना दीजिए। यहां 3 बॉक्स है, यहां पे 2 बॉक्स है, सब में आपस में गुने का संबंध है। यहां पे 1 है, इनको ऐसा किया गया है।
यहां पर एक बॉक्स है, यहां पर भी गुने का संबंध है, यहां पर ऐसा है, यहां पे 72 भरा हुआ है और यहां पे 8 है और बाकी सबको ज्ञात करना है। देखिए 72 में 8 से भाग लगेगा, 8 9 72 9 होगा, है ना। 8 का गुणनखंड निकालिएगा, अभाज्य गुणनखंड तो होगा 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी का 8। 9 का होगा 3 गुना 3। इस तरह से आप देख रहे हैं कि 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 आया, 3 3 का 9, 9 आया और 8 9 72। तो सर जी ये आपका फाइनल आंसर हो गया है, नोट कर लीजिए।